ये कल हमने स्टार्ट किया था और हमने इस पे बात की थी। इसमें हमने पहले कल डिफरेंशिएबिलिटी में बात की कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। तो कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, जब उसका डेरिवेटिव यूनिकली फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। आई बात समझ में कि उसका डेरिवेटिव यूनिकली फाइनाइटली क्या करे, एग्जिस्ट करे। अब ध्यान दो, हम एक एग्जाम्पल थर्ड पे बात करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको दो एग्जाम्पल आपको कराए थे। कल एग्जाम्पल फर्स्ट कराया था, एग्जाम्पल सेकंड कराया था। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल थर्ड, एक फंक्शन दिया है एफ जेड बराबर मापांक जेड स्क्वायर और क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट कि गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट इट इज कंटिन्यूअस, कि यह बीज संतत तो है, दिया गया फलन संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको लिखा रखा है मापांक जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दिया गया फलन कैसा फलन है, बीजीय फलन है। और बीजीय फलन सर्वत्र क्या होते हैं, बीजीय फलन सर्वत्र संतत होते हैं। अतः एफ जेड संतत फलन है। तो मैंने क्या लिखा बेटा बोर्ड पे कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक। अब बात करते हैं कि यार ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। देखो डिफरेंशिएबल पे बात करते हैं तो वही फॉर्मूला एफ डैश जेड, कल जो वाला जो फॉर्मूला था हमारा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखो। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 अपॉन में डेल्टा जेड, बच्चों एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें जेड की जगह कितना रिप्लेस कर दीजिए, जेड प्लस डेल्टा जेड रिप्लेस कर दो। तो जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर मापांक में जेड। ओहो ये भी मोड में आएगा। यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके आगे की कैलकुलेशन देखिएगा। एफ डैश जेड, आगे पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 1 अपॉन में डेल्टा जेड। वैसे मैं एक प्रॉपर्टी पे बात करूं, क्या सभी बच्चे इस प्रॉपर्टी को जानते हो कि मापांक जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार। ये प्रॉपर्टी हर बच्चे को याद होगी। मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि मापांक जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार। तो इसको जेड पढ़ो बच्चों, इसको रिप्लेस करो मोड जेड स्क्वायर, जेड रीड करो, पढ़ो इसको, जेड पढ़ो इसको, सही बच्चे इसको जेड रीड करेंगे, मोड जेड स्क्वायर। तो जेड जेड ही बोलना ओनली, जेड पे बार, और उसको तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। इस स्टेप में कोई दिक्कत है क्या, दोबारा सुने एक बार पुनः समझे कि मोड जेड स्क्वायर, तो जेड जेड बार। अब लिमिट
डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपॉन डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड बार डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार। अब ध्यान दो कि 1 में डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड, एक काम कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको और इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, जेड जेड बार, जेड जेड बार है ना, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ध्यान से सुना सब बच्चे, यहां तक तो अपन ने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जेड जेड बार, जेड डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार इंटू, इसको पीछे लिख देते हैं, प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार, कुछ कुछ कैंसिल होंगे, दिस और दिस। अब इसके बाद एक स्टेप और लिख देते हैं अपन, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो और 1 में एक काम करो, डेल्टा जेड को अंदर लेके जाओ, जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, वहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जेड। अब ध्यान से देखो कि यहाँ लिमिट क्या लिख रही है, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। अगर जीरो ऊपर रखेंगे, जीरो नीचे, तो 0/0 रूप हो जाएगा, 0/0, ठीक है। और हाँ, जब डेल्टा जेड 0 होता है तो डेल्टा जेड बार भी 0 होता है, ठीक। तो इसलिए हम लिमिट को डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट फॉर्म बन रही है। कौन सी, इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट। अब दिक्कत ये है कि आगे हम लिमिट नहीं रख सकते, आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कल जो मैंने प्रोसेस चलाया था वही प्रोसेस हम आज फिर चलाएंगे। कल का प्रोसेस याद है सब बच्चों को, वो अपन ने कल 2 काम किए थे, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश, कौन से अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक, और दूसरा हम किसके अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश। तो एक्स अक्ष के अनुदिश, कौन से अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, और दूसरा वाई अक्ष के अनुदिश। अब ध्यान दो कि एक्स अक्ष के अनुदिश डेल्टा जेड की वैल्यू भी डेल्टा एक्स होती है, और डेल्टा जेड बार की वैल्यू भी क्या होती है, डेल्टा एक्स। इधर डेल्टा जेड की वैल्यू आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड बार की वैल्यू माइनस आयोटा डेल्टा वाई। कल भी लिखाया था ये बात, कल भी लिखाई थी ना पन्ने वाली बात। तो अब तब एफ डैश जेड 1 में, चलो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और ये जेड प्लस जेड बार और डेल्टा जेड बार की जगह डेल्टा एक्स। बच्चों ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, डेल्टा जेड सेम सेम है दोनों, देखो सेम सेम, तो डेल्टा एक्स। तो बेटा लिमिट डेल्टा एक्स ये 0 रख दो, तो रिजल्ट आ जाएगा जेड प्लस जेड बार। और इधर की तरफ रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब ये वाली वैल्यूज रखोगे आप और लिमिट को रख दोगे, देखो ये लिमिट भी रख दो, डेल्टा वाई की जगह 0 रख देंगे, तो ये जो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा जेड माइनस जेड बार। तो यानी कहने का मतलब ये, इधर डेरिवेटिव ये है, इधर डेरिवेटिव ये है। हालांकि हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दो कैसे रिप्लेस करेंगे, इधर देखो। चलो मैं एक बार इसको लिख ही देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको याद भी रहे कि एफ डैश जेड लिमिट में वो डेल्टा वाई टेंस टू 0, यहाँ आएगा माइनस जेड प्लस आयोटा डेल्टा वाई से आयोटा डेल्टा वाई कट जाएंगे, माइनस का बच्चे का बस, और प्लस जेड बार
प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वाई ये 0, तो जेड बार माइनस जेड। अब देखो बेटा, यहाँ डेरिवेटिव जेड प्लस जेड बार, और यहाँ डेरिवेटिव क्या आया, जेड बार माइनस जेड, जेड बार माइनस जेड, यानी दो डेरिवेटिव, और किसी भी फंक्शन के दो डेरिवेटिव नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया कि जो फलन हमको दिया है वो उसका जो डेरिवेटिव है वो परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, और जब डेरिवेटिव ही परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे कि जो है डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव यूनिकली डज नॉट एग्जिस्ट। तो गिवन फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों, हमने ये जो शुरुआत के कितने एग्जाम्पल किए, 3 एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, ये तीनों एग्जाम्पल हमने फिनिश कर लिए, और इनमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात चेक करनी थी कि जो फंक्शन हमको दिए हैं वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बात समझ में आई कि जो फंक्शन हमको दिए हैं वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बस सिंपल सा एक वर्क। लेकिन अब हम एक नए और एक अच्छे टॉपिक पर हम बात करेंगे, और वो टॉपिक ये टॉपिक है बेटा, ध्यान दो सब बच्चे, पूरी बच्चा पार्टी ध्यान दो, विश्लेषिक फलन, बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालिटिक फंक्शन। इससे बेटा इंग्लिश ये भी बोलते हैं होलोमोर्फिक। होलोमोर्फिक भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं कि ये विश्लेषिक फलन होता क्या है। विश्लेषिक फलन क्या होता है, सब बच्चे ध्यान दो कि जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। लेकिन अब हम अगर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फंक्शन बनाए, फंक्शन ऑफ जेड, यानी फंक्शन ऑफ जेड, जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स नंबर के इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, u प्लस आयोटा v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कैसे डिनोट करते हैं, w से। आई बात समझ में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन होता है इसे हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। w इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा v। अब ठीक, अब बात आती है कि विश्लेषिक फलन की परिभाषा क्या है। ध्यान से सुनो, विश्लेषिक फलन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, एग्जाम में भी आई हुई है कि ये जो फलन है, फलन एफ ऑफ जेड, फलन एफ जेड किसी प्रांत डी के बिंदु Z0 पर विश्लेषिक कहलाता है। यदि Z0 के सामीप्य में, सामीप्य का मतलब होता है नेबरहुड, नेबरहुड को क्या बोलते हैं, NBD, सामीप्य में फलन अवकलनीय हो, Z0 के सामीप्य में फलन कैसा हो, अवकलनीय हो, ठीक है। तथा कोशी रीमान
बोले तो सी आर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी आर इक्वेशन, कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो मैंने ये जो बोर्ड पे लिखी डेफिनेशन, एक बार इस डेफिनेशन को हम दोबारा से रीड करते हैं कि फलन एफ जेड किसी प्रांत डी के बिंदु जेड जीरो पर विश्लेषिक कहलाता है यदि जेड जीरो के सामीप्य में, सामीप्य बोलते हैं नेबरहुड में, वो फंक्शन जो है सिर्फ अवकलनीय हो, साथ ही कोशी रीमान समीकरण के अगर सेटिस्फाइड, कि हम बोलेंगे जो फंक्शन ऑफ जेड है वो इज डिफरेंशिएबल ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड जीरो, ठीक, एंड सेटिस्फाइज द कोशी रीमान इक्वेशन। और कोशी रीमान समीकरण क्या होती है वो सुनो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसमें क्या लग जाएगा माइनस। ये होती है सी आर इक्वेशन, ये होती है कोशी रीमान समीकरण, ये और ये दोनों क्या होती है कोशी रीमान समीकरण। याद होनी चाहिए, सबके दिमाग में फीड कर लो अच्छे से, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और याद रखने का सीधा सिंपल सा एक फंडा है, फंडा क्या है वो सुनो, ध्यान से सुनो, कि जैसे हम अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जानते हो, तो अल्फ़ाबेट्स में यू पहले आता है, वी बाद में आता है, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो पहले पहले एक साथ और बाद वाले एक साथ। देखो यू पहले आता है, एक्स पहले आता है, वी पहले बाद में, वाई बाद में। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, पहले पहले एक साथ बाद। फिर हम एक्स और वाई को चेंज कर देते हैं। एक्स और वाई को हम चेंज करेंगे, देखो एक्स और वाई को चेंज कर दिया, वाई इधर एक्स उधर, तो तुरंत माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इतनी ईजी है, इतना सिंपल मेथड है याद रखने का। कोई इजी तो कंसेप्ट है, इजी है कि नहीं, तो इजी सा ये कंसेप्ट है कि आपको ये याद रखना है सी आर इक्वेशन। बेटा एक बात ध्यान से सुनना सब बच्चे, कि आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बिना डेफिनेशन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना डेफिनेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन ये विश्लेषिक फलन की परिभाषा, क्योंकि विश्लेषिक फलन के हम अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक। अब हमको टोटल 13 एग्जाम्पल करने हैं। कितने? टोटल 13 एग्जाम्पल। ये 13 एग्जाम्पल हमको करने हैं और लाइन से बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत आई डेफिनेशन में? चलो इसको रफ करते हैं। तो और ये एक्सरसाइज ए में हमको सारा का सारा ये टॉपिक पढ़ना है, विश्लेषिक फलन, और इसी के हमको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। कल हमारा टारगेट ही थ्योरम 4.1 रहेगा। कल हम थ्योरम 4.1 करेंगे, कल का जो लेक्चर है उसमें। और हम ये जो मैंने सी आर इक्वेशन लिखाई थी आपको, इस सी आर इक्वेशन का हमको कल डेरिवेशन भी करना है। सी आर इक्वेशन का हम क्या करेंगे, कल डेरिवेशन भी करेंगे। उस थ्योरम 4.1 में डेरिवेशन आएगा पूरा, कल मैं कराऊंगा, पूरी एक्सप्लेन कराऊंगा। उसमें डेफिनेशन भी आएगी, उसमें क्या नाम से पूरा डेरिवेशन भी आएगा। तो ठीक, अब तो जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा बेटा एक बार दोबारा सुन लो। ये यूनिट नंबर में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको पूरा का पूरा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड कौन होता है, एक्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन होता है, वाई। ये सबको याद होनी चाहिए, है ना बातें, सारी बातें मैंने आपको लिखा रखी हैं। मापांक जेड होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं जेड जेड बार। ये सब बातें हमको क्या होनी चाहिए,
याद होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप मैंने आपको लिखाया था आर ई की पावर आयोटा थीटा, मोड जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी होती है, आर होती है। तो जितनी सी सारी बातें हैं मैंने लिखा है। कल मैंने डिफरेंशिएबल फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा वो मैंने आपको बताया कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, यूनिकली फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। और आज की क्लास में हमने जो डेफिनेशन जो पढ़ी है एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन या कहें तो विश्लेषिक फलन, ये परिभाषा जो है आपको अच्छे से याद करनी है। आज इस आपका होमवर्क यही है कि आपको एक 4 लाइन की जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।